अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। DSM 5 के चैप्टर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस डिसऑर्डर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स में हमें जो डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं उसमें आज जो सबसे पहला डिसऑर्डर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की टाइप में सबसे पहले हम डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को देखेंगे। पहले हम डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर को समझेंगे कि डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो हैं ये एक डिस्कनेक्शन होता है बिटवीन एक पर्सन की थॉट्स में, उसकी मेमोरी, फीलिंग, एक्शन या उसकी जो सेंस है दैट हु इज ही और शी, ये तमाम उसके कनेक्शंस हैं ये उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन को हम डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में एक पर्सन की जो नॉर्मल इंडिकेशंस होती हैं, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी मेमोरी, आइडेंटिटी, इमोशंस, परसेप्शन, उसकी जो बॉडी सेंसेशंस होते हैं, मोटर कंट्रोल्स होते हैं, उसका बिहेवियर, इन सब में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। जो लोग ट्रॉमेटिक इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं उनके साथ अक्सर इस तरह से होता है कि जो वाकया हुआ होता है उसके हवाले से उनकी डिसोसिएशन हो जाती है और ये सारा कुछ जो है ये कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के बाद जो है ये होता है। मिसाल के तौर पर जो इवेंट हुआ होता है उन्हें लगता है कि वाकया जो है ये एक्चुअल में नहीं हुआ, ये रियल नहीं है, या उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो टीवी पर कोई मूवी देख रहे हैं या टीवी पे कोई इंसिडेंट होता हुआ देख रहे हैं। और ज्यादातर केसेस में जो ये डिसोसिएशन है ये बगैर किसी ट्रीटमेंट के ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन जो होता है जो कि उसका डिस्कनेक्शन हो जाती है उसकी अपनी रियल लाइफ से, उसके थॉट्स से, उसके मेमोरी से। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और समटाइम बगैर किसी ट्रीटमेंट के भी वो अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाता है। डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर को जो है पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था और इसमें जो है पर्सनैलिटीज जो है वो स्विच करती हैं एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। जो लोग डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को सफर कर रहे होते हैं उन्हें समटाइम ऐसा फील होता है कि उनके अंदर एक से ज्यादा लोग हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अंदर एक से ज्यादा जो है वो आइडेंटिटीज मौजूद हैं। DSM 5 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में। इसमें जो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली एक पर्सन जो होता है वो उसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म की जो शख्सियात हैं वो उनको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ऐसे में एक पर्सन जो ये सफ़र कर रहा होता है उसकी बिहेवियर, उसकी कॉन्शियसनेस, मेमोरी, परसेप्शन, कॉग्निशन और उसकी जो सेंसरी मोटर फंक्शनिंग होती है ये तमाम चीज़ें इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती हैं कि ना सिर्फ वो खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, ऑब्जर्व करता है, बल्कि दूसरे भी उसकी इन चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंगली चूंकि उसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ को वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो उससे फिर उसकी जो मेमोरी है उसमें गैप्स आ जाते हैं। यानी वो एक पर्सनालिटी को जब एक्सपीरियंस कर रहा होता है उस दौरान जो कुछ भी उसके साथ होता है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो या कोई भी जो उसके साथ वाकया हुआ हो, तो वो दूसरी पर्सनालिटी में कोई एक्सपीरियंस करता है तो वो उन चीज़ों को भूल जाता है। और ये जो उसकी सिम्टम्स हैं ये इतनी मतलब इम्पेयरमेंट इसकी जो है वो सोशली, ऑक्यूपेशनली या उसके जो वर्किंग रिलेशन है, वर्किंग उसका एनवायरनमेंट है वहाँ हर तरह से इसकी डिस्टर्बेंस जब होती है तो देन फिर हम उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी या डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंगली इस तरह की जो डिस्टर्बेंस होती है यानी स्प्लिट पर्सनैलिटी या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह लें या आप इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कह दें कि इसमें जो डिस्टर्बेंस होती है किसी भी कल्चर या रिलीजियस में इस तरह की प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको नॉर्मल नहीं समझा जाता। बच्चों में जो ये सिम्टम्स हैं ये उनके इमेजिनरी प्लेमेट्स या फैंटेसी प्लेस के हवाले से एक्सप्लेन किए जाते हैं।
اس میں جو یہ سمٹمز ہوتی ہیں وہ پیورلی ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کی وجہ سے ہونی چاہیے ہیں، لیکن اگر پرسن کوئی سبسٹانس یوز کر رہا ہے یا کوئی فزیولوجیکل اس کے ساتھ ایشو ہے یا کوئی ادر میڈیکل کنڈیشن ہے اس وجہ سے یہ سمٹمز آ رہے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، تو دین پھر ہم اسے جو ہے وہ کوئی لیبل کر سکتے ہیں۔ ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کے جو سمٹمز ہیں یہ زیادہ تر دیکھنے کو نظر آتے ہیں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں میں۔ ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کے جو سمٹمز ہیں وہ 6 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک اگر کوئی پرسن جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو دین پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں ڈس ایسوسیٹیو ڈس آرڈر۔ بٹ یہ جو ڈس آرڈر ہے جیسے کہ بھی ہم نے بات کی کہ اس میں جو ہے اس کو پہلے پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا تھا، ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا تھا۔ اب اس میں پرسن جو ہے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پرسنالٹیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمٹمز جو ہیں اس کو ایک لمبا عرصے تک ان سمٹمز کو فیس کرتا ہے، تو دن پھر ہم اس کو اور یہ جو تمام کرائیٹیریاز ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ کرائیٹیریاز پہ پورا اترتا ہے تو تب ہی ہم اس کو ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ لیبل کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر جس کو کہ پہلے ملٹیپل پرسنالٹی یا اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہا جاتا تھا کو پڑھا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اب آپ کے سامنے کوئی ایسا پرسن آئے جو اس سمٹمز کے ساتھ ہو تو اس کرائیٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آسانی سے اس کو ڈائگنوز کر لیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ڈس آرڈر کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔